स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट 5 पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट 1 to 4 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डायमेंशन क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट, उसके इंट्रोडक्शन वगैरह और उसके साथ ही साथ उसके फर्स्ट और सेकेंड एप्लीकेशन पर डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट 5 को, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन के थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन के थर्ड रूल को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डायमेंशन क्वांटिटी के थर्ड एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में जैसा कि हमने पहले सेकंड शायद वीडियो में ये बताया था कि थर्ड एप्लीकेशन में हम डेराइव करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को जो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड किसी भी रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा कि डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन में हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं अदर यूनिट सिस्टम में। सेकेंड एप्लीकेशन में किसी भी रिलेशनशिप को हम चेक करते हैं कि वो फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यदि वो फार्मूला इनकरेक्ट होता है, थर्ड एप्लीकेशन अप्लाई करके उस फार्मूले को हम करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक नए डेरिवेशन को हम डेराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम फिजिकल डायमेंशन के हेल्प से किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप को डेराइव कर सकते हैं। उसमें हमने एक एग्जांपल लिया। जैसे पहला हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हमने क्या एक आपके सिलेबस से ही लिया गया एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन चूँकि हमने नहीं लिखा है, इसलिए पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिया गया है लेट अस डेराइव द एक्सप्रेशन। हमको एक इक्वेशन को डेराइव करना है। इक्वेशन किसके लिए डेराइव करना है? तो उसने कहा है सेंटीपीटल फोर्स के लिए एक इक्वेशन आप डेराइव करिए। मतलब आपको सेंटीपीटल फोर्स के लिए इक्वेशन डेराइव करना है। किस कंडीशन पे? हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है जिसका मास m दिया गया है। ये बॉडी किसी पॉइंट के पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है। ये बॉडी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड मूव करती है। एक सेकंड, इसके डायग्राम को हम क्लियर एक बार बना करके आपको दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, इस तरह से हमने एक ड्रॉ किया सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से कनेक्ट होकर के एक स्ट्रिंग लिया गया है और यहाँ से एक m मास के बॉडी को कनेक्ट किया गया है। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, जिसके वजह से ये सर्कुलर मोशन करने शुरू किया। इस तरह से ये मूव करने शुरू किया। बॉडी का मास m है। v वेलोसिटी के साथ बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r दिया गया है। इस केस में अभी आगे चैप्टर दिया गया है सर्कुलर मोशन, उसमें आपको सेंटीपीटल फोर्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर अप्लाई होने वाले फोर्स जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर अप्लाई होता है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? कहा है क्वेश्चन में कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला आप डेराइव करिए। कब? जबकि ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये फोर्स m पार्टिकल के मास पर वर्क करता हो, मूविंग विथ वेलोसिटी v, जब पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करती हो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, जिस सर्कुलर पाथ में मूव करती हो उसका रेडियस क्या है? r दिया गया है। मतलब इस ये f उस केस में हमको डेराइव करना है जब सर्कुलर पाथ पे, जिस सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी मूव करती है उसका मास कितना हो? m हो, उसकी वेलोसिटी कितनी हो? v हो, और उसका रेडियस कितना हो? r हो। ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, क्वेश्चन में दिए जाएंगे। हमको f के लिए फार्मूला डेराइव करना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? f डिपेंड करता है। f किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है? फैक्टर कौन कौन से f के दिए गए हैं? तो कहा f के फैक्टर मास है, f के फैक्टर वेलोसिटी है और f के फैक्टर रेडियस है। मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, कैसे आप कह सकती हैं कि सबके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो बिल्कुल सही है, हम ये नहीं कह सकते कि सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस वजह से ये डायरेक्टली होगा कि इन्वर्सली होगा, क्या होगा, या फिर मास कितनी टाइम इसके अंदर इंक्लूड होगा, वेलोसिटी कितनी टाइम इंक्लूड होगा, हमको अभी कुछ भी नहीं पता। ये तो हमको डेराइव करना है। इसलिए हमने क्या किया, एक अननोन क्वांटिटी a b c पावर लगा दिया। यही a b c बताएगा कि
एफ जो है किस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें कितनी बार इंक्लूड की जाएगी, ये ए बी सी बताएगा। क्योंकि ये सब बातें हमको नहीं पता थी कि ए एम के डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, वी के डायरेक्टली है कि इन्वर्सली, ऐसा तो उस क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, ये तो हमको डिराइव करना है। इस वजह से हमने क्या किया, ए बी सी एक पावर लगा दिया। आप जानते हो प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, सो हमने कांस्टेंट वैल्यू के लगा दिया। के एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी किया, और इसको हमने किया क्या, इक्वेशन नंबर 1। इसमें मास क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वेलोसिटी क्वेश्चन में डिस्कस है, रेडियस डिस्कस है, फोर्स डिस्कस है, कांस्टेंट के लगाते हैं। क्या हमने अपनी मर्जी से रखा ए बी सी, तो हमारा यही टारगेट होगा कि हम बता सके कि जो ए बी सी हमने रखा है उस ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो अब आगे जो हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो हम वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी के लिए वर्क करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसमें हम डायमेंशन का यूज करते हैं, चूंकि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, डायमेंशन का यूज करते हैं। अगर हम डायमेंशन का यूज करते हैं तो देखिए हम कैसे करेंगे, दोनों साइड सिंपली हम डायमेंशन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला इक्वल होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप ये दे रखा था कि एफ जो है इन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये एक ट्रू फार्मूला बना रहे हैं हम। तो हम इस क्वांटिटी का रखते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो एम एल टी टू द पावर -2 फोर्स का रखा लेफ्ट साइड का। राइट साइड में आते हैं, के कांस्टेंट है, डायमेंशन आप नहीं रखोगे। उसके बाद आता है मास, मास का डायमेंशन क्या होगा एम, और एम के पावर कितना है ए। वेलोसिटी का क्या होगा एल टी टू द पावर -1 होल पावर कितना है बी। रेडियस, एक तरह का रेडियस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का लेंथ होता है, मतलब एक तरह का वो डिस्टेंस होता है। सो रेडियस का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, होल पावर क्या हुआ सी। हम यहाँ बता दें आपको, लेंथ चाहे वो वेवलेंथ हो, लेंथ चाहे वो रेडियस के फॉर्म में हो, कोई भी अगर लेंथ आता है तो उसके लिए हम एल का ही यूज करेंगे। ये हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, m टू द पावर a पावर अंदर भेजा, l टू द पावर b, t टू द पावर -b, l टू द पावर कितना मिला c। आगे आ जाते हैं, m टू द पावर a, सिमिलर पावर को ऐड कर दीजिए, तो सिमिलर जिसके बेस सिमिलर है उसके पावर को ऐड कर देते हैं, b प्लस c, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया, t टू द पावर क्या हुआ -b। ये लेफ्ट साइड को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, और इधर m l t टू द पावर -2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसा कुछ हमने डिफिकल्ट सा काम नहीं किया है, एकदम सिंपली क्वेश्चन में इतना दे रखा था कि फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है, सो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। अब इन पे किस किस तरह से वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार इंक्लूड हुई इस डिराइव क्वांटिटी के साथ, इसलिए हमने ए बी सी पावर लगा दिया। उस ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोनों साइड डायमेंशन लिखा है, डायमेंशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हो दो साइड अगर इक्वल होता है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है आपस में, तो इनके जो हमारे पास डायमेंशन है उनके पावर भी क्या होंगे, डायमेंशन भी इसके इक्वल होंगे। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है, तो इसके डायमेंशन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मास पे पावर कितना है 1, आप कंपेयर कर लीजिए पावर को। यहाँ पे मास पे पावर कितना है a, तो आप कह सकते हो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सिंपली हम उसको कंपेयर कर ले रहे हैं, तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। वैसे ही आ जाइए l पर। अगर हम L की बात करते हैं, ये हमने मास की बात की, L की बात करते हैं पावर है 1, इधर है B प्लस सी, सो B प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 1। आ जाते हैं टाइम पे, टाइम की बात करते हैं तो इधर है -b और इधर है -2, कैंसिल हुआ, B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, B की वैल्यू 2 हो गई, A की वैल्यू हमारी 1 हो गई, B की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 2 प्लस सी इक्वल टू 1, देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। आपने ए बी सी पा लिया। सिंपली ए बी सी को हम उठा करके अपने इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, और इस तरह से हम अपने फार्मूले को पा लेते हैं। तो पुट इन 1, आप 1 में पुट कर दीजिए, तो f इक्वल टू क्या मिला k, m टू द पावर a की वैल्यू कितनी है 1 पावर को शो करना जरूरी नहीं है, v टू द पावर b 2, r टू द पावर c -1। f इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या है k एम वी स्क्वायर अपॉन r। ये एक हमारे पास रिलेशन मिल गया फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। इसमें क्या है, ये एक जो रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने देखा, इसके लिए हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। हमने एक ऐसा रिलेशन बताया जिस रिलेशन में हमको समझ में आ पा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक डिराइव क्वांटिटी
एक बार वो डिपेंड करता है मास पर, वन टाइम वो मास पे डिपेंड करता है, मतलब मास फंडामेंटल क्वांटिटी पे, टू टाइम वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड वन टाइम वो रेडियस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है विथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली इन्वर्सली भी यहाँ पे क्लियर हुआ, किस पे कितनी टाइम वो डिपेंड करता है वो भी क्लियर हुआ। इस तरह से हमने सेंटीपीटल फोर्स के लिए क्या किया, एक फार्मूला डिराइव कर लिया। ये डायमेंशन के प्रॉपर्टी, मतलब कह सकते हैं डायमेंशन के थर्ड एप्लीकेशन का ये बेनिफिट होता है, जिससे हम किसी फार्मूले को डिराइव कर पाते हैं। इसी के साथ एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़े से और इसको समझ लेते हैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं तो इसमें हमने क्या किया, इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि कोई सिंपल पेंडुलम हमारे पास है, ये हमने एक सिंपल पेंडुलम बना दिया। कहा है कोई भी सिंपल पेंडुलम में जो बॉब है, ये आप जानते हो बॉब होती है, किसी सेंटर पेंडुलम की बॉब एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हुई है, वो ऑसिलेट करती है। कहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे वो अच्छा ऑसिलेट कर रही है, साथ ही साथ वो दिया गया है कि इस जब ये ऑसिलेट करेगा तो आप जानते हो एक साइकिल पूरा करने में क्या होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। उसने कहा है टाइम पीरियड कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड करा, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करा देख लिया जाए। पहला तो बॉब के मास पर डिपेंड करा, इस बॉब का मास m है, इस पे डिपेंड करा है। दूसरा सेंटर से, बॉब के सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ होगा, इसके लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो लेंथ कर दिया। और तीसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जब ये पेंडुलम हमारा मूव करता है, ये पेंडुलम मूव कर रहा है बॉब, तो इस बॉब के मूव करने पर जो टाइम पीरियड हमको मिल रही है वो टाइम पीरियड हमारे पास 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। उसने कहा है एक फार्मूला आप डिराइव करके दिखाइए, आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसने कहा है फार्मूला को डिराइव करके दिखाइए। सिंपली क्या दिया गया है, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको ये नहीं पता किस पे कितनी बार डिपेंड है, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो हमने डायमेंशन के तौर पे क्या लगा दिया, ABC। T इक्वल टू के कोई कांस्टेंट लगाया, m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर क्या हुआ, c। यहीं पर हमने किया इक्वेशन नंबर 1। फिर पहले की तरह सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, फिर पहले की तरह हम करते हैं कि क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अब हम ABC की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड का डायमेंशन, टाइम पीरियड, आप जानते हो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, t होगा। के कांस्टेंट वैल्यू, डायमेंशन नहीं लिखा, बचा क्या m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या होगा, m होगा। फिर क्या बचता, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, l ही होगा, पावर b। फिर क्या बचता है, g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन l t टू द पावर -2 होल पावर c। इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमारे पास डेरिवेशन तैयार होगा। n टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c, t टू द पावर -2c। अगर हम सेम बेस के पावर को कनेक्ट करते हैं तो m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में हमने देखा, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, t है। आप कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड से, अगर आप कंपेयर करते हो तो इधर m टू द पावर a है, a इक्वल टू, इधर में आप देख ले m नहीं दिया है तो पावर उसका क्या होगा, 0। m दिया है नहीं इधर तो पावर इसका क्या मान के चलेंगे, 0। इधर में l टू द पावर b प्लस c है, इधर में l नहीं दिया है, इक्वल टू क्या हुआ, 0। इधर में t टू द पावर -2c है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में t टू द पावर क्या दिया है, 1, तो ये क्या हुआ 1। c इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। c की वैल्यू -1/2 हमको मिली, a की वैल्यू हमको 0 मिली। c की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा, b -1/2 इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1/2। हमको मिला क्या, a b c, ये तीनों वैल्यू मिल गई। और जब ये तीनों वैल्यू मिल गई तो समझिए डेरिवेशन तो हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना, पुट इन 1, आप इसको 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1। सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू के m टू द पावर a की वैल्यू 0, l टू द पावर b की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, g टू द पावर c -1/2। और आपको सिंपल अगर हम कैलकुलेशन कहें तो आपको ये पता होता है, सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू अगर बात किया जाए तो कि हमारे पास होगा क्या, k इक्वल टू m टू द पावर a की बात करते हैं, m टू द पावर l की m टू द पावर 0 की बात करते हैं, m टू द पावर 0 की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी, 1।
m टू द पावर 0 लेकर चलते हैं, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर l टू द पावर 1/2 दिया है, l टू द पावर 1 जस्ट मिनट, एक सेकेंड, हाँ ये लेते हैं, m टू द पावर k रख दिया, m टू द पावर 0 1 हुआ, l टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट l, g को नीचे भेज दिया, g को नीचे भेजते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये जब नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, g पर भी 1/2 है मतलब रूट, l पर भी 1/2 है रूट, तो ये क्या हो जाएगा l/g हुआ। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप प्रूफ हुआ। m टू द पावर 0 है 1, ये रूट में, ये अपान में जाकर रूट होगा क्योंकि माइनस पावर के साथ है ये रिलेशन। यहाँ पर k की वैल्यू जो कि 2 पाई होती है, आप बाय एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू 2 पाई आती है, अगर आपको नहीं लिखना होगा तो k की जहाँ पर आप कांस्टेंट लिखकर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज k की वैल्यू 2 पाई होती है। एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है तो हमने यहाँ पर लिख दिया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l/g। अगर आपको k की वैल्यू ध्यान नहीं आता तो वेर k इक्वल टू कांस्टेंट करके आप छोड़ सकते हैं। ये एक रिलेशनशिप हुआ। हमको यहाँ पर क्या समझ में आता है, हमको यहाँ पे समझ में आता है कि सिर्फ हमको ये पता हो कि कौन क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड करती है, तो हम डायमेंशन के एप्लीकेशन के थ्रू उनके बीच में एक रिलेशनशिप पा लेते हैं। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज़ और हम समझ लेते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या होते हैं लिमिटेशन। अगर हम डायमेंशन फार्मूले के लिमिटेशन की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं, मतलब डायमेंशन फार्मूला कहाँ कहाँ फेल करता है। अगर आप इसके लिमिटेशन की बात करते हो तो सबसे पहला लिमिटेशन डायमेंशन फार्मूला का क्या होता है कि डायमेंशन फार्मूला जो होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड नहीं करती है। मतलब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला में आप समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे आप जानते हो ना कि जितने भी रूल होते हैं ना, अगर उसके कह सकते हैं कि कई अगर उसके प्रॉफिट होते हैं, कई उसके रूल होते हैं, क्वालिटी होती है, तो कुछ कुछ उसके एरर भी होते हैं, कुछ उसमें लिमिटेशन भी बनती है। तो कुछ कुछ लिमिटेशन डायमेंशन के भी होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन के लिमिटेशन होते हैं, तो पहले लिमिटेशन में आप समझिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को, लॉगरिथम फार्मूले को, और आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फार्मूले को, इस तरह के फार्मूले को ये डिराइव नहीं कर पाता है। मतलब ये हर तरह के फार्मूले को डिराइव नहीं करेगा, ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को प्रूव करता है। बाकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फार्मूला होता है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, आप उसको सोचेंगे डिराइव हो जाए, तो वो डिराइव नहीं हो पाता है, वजह यूनिट की प्रॉब्लम होती है। दूसरे अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो पहला तो लिमिटेशन हमारे पास क्लियर हुआ कि हमारी पहली लिमिटेशन, एक बार हम लिख देते हैं इसको, लिमिटेशन, अगर हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन अगर हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन क्या हुआ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इस तरह के फार्मूले के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता, इसके लिए फेल होता है। दूसरी बात करते हैं तो ये कांस्टेंट के क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। मतलब द मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के होता है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जैसे कुछ कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन होते हैं, जैसे कैपिटल जी, इसका डायमेंशन होता है, प्लांक कांस्टेंट एच डायमेंशन होते हैं। ऐसे इन सब डायमेंशन जिसकी यूनिट होती है उसके डायमेंशन होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं, तो उस कांस्टेंट के जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं, ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू को ये नहीं बता सकता है, ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाता है। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के विषय में ये कुछ नहीं बता पाता है। अगर हम कह दें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी जो है वो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर हो जाए, जैसे कि भाई पिछले एग्जांपल में आपने क्या देखा, ये 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास, लेंथ, ग्रेविटी। इसके पहले भी हमने लिया था 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अगर ये 3 के जहाँ पे अगर ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हमने जैसे कर दिया एक्स, ये अगर 4 क्वांटिटी पर डिपेंड करने लगे, पी, क्यू, आर, एस, तब आप इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना सकते हो। ये इसका लिमिटेशन होता है। मतलब 2 के लिए, 3 के लिए ये काम कर सकता है। अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है तो उनके बीच में ये फार्मूला बनाने में फेल हो जाता है। उसके अलावा अगर समझते हैं, उसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ वैल्यू जो होती है, जैसे कि कहाँ कहाँ ये और फेल हो जाता है, तो जैसे कि कह दे सकते हैं कि
इट फेल व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ पे सम एंड डिफरेंस की बात हो जाती है, दो फिजिकल क्वांटिटी में सम और डिफरेंस की बात हो जाती है, वहाँ पर भी ये कोई फार्मूला डिराइव नहीं कर पाता है। मतलब ये ऐसे ही क्वांटिटी के बीच में फार्मूला डिराइव कर पाता है, जैसे कि f इक्वल टू हमने आपको बताया mv स्क्वायर बाई आर, ये डिराइव कर सकता है। तो ऐसा ही कोई फार्मूला डिराइव करेगा जिसमें फर्स्ट वन टर्म्स हो। अगर इसमें दो टर्म्स आ जाता है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टर्म्स कितने हो गए, दो टर्म्स हो गए, अब ये फार्मूला डिराइव नहीं कर सकता है। जैसे हमने कह दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला डिराइव नहीं कर सकता है। मतलब अगर एक से ज़्यादा टर्म्स का कोई फार्मूला बनता है तब ये फार्मूले को डिराइव नहीं, ये भले तीन क्वांटिटी पर ही डिपेंड करा है, v यहाँ पे क्या है यू ए टी, थ्री क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है प्लस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में ये फार्मूले को डिराइव नहीं करता है। तो इस तरह से इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। आई थिंक आप लिमिटेशन को समझ गए हो, फिर भी एक बार हम स्पीडली इसको रिपीट कर देते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट के का ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। इसके अलावा अगर कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज़्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, उस केस में ये फेल होता है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी फार्मूले में अगर आ जाता है, जैसे मोशन इक्वेशन वगैरह, तो उस तरह के फार्मूले को डिराइव नहीं करता है। लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल फार्मूले के फार्मूले को ये डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ हमारे इसकी लिमिटेशन होती है। बाकी क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपने समझ लिया। इसी के साथ डायमेंशन ये चैप्टर हम लोग का एंड होता है, ये टॉपिक हम लोग का एंड होता है। इसको मैंने कुल काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत छोटे छोटे थे इसलिए काफ़ी लंबा हो गया। 5 पार्ट हो गए एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने में, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत लेंदी नहीं बनाया था। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने तो अपना पूरा एफर्ट दिखाया कि आपको समझ में आ सके। फिर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।